गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज की कक्षा हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 12 और क्लास 12 में जैसे कि हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल और मानव भूगोल आप लोगों को पता ही है, मानव और पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। और मानव भूगोल में पहला चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। दूसरा चैप्टर में है विश्व जनसंख्या। विश्व अर्थात पूरी दुनिया, पूरा संसार और उसकी जनसंख्या की बात करेंगे। जन मतलब लोग या आदमी, और संख्या लोगों की जो संख्या बढ़ रही है या किसी स्पेसिफिक रीजन में संख्या घट रही है, फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में जैसे चाइना में, इंडिया में बहुत अधिक आबादी बढ़ रही है, इससे सरकार की चिंता है और सरकार को है कि किसी तरह से आबादी पे कंट्रोल करना है, उनको देखेंगे। पूरी दुनिया में जनसंख्या का वितरण देखेंगे, किस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़त है, घटत है, कहाँ अधिक जनसंख्या है, कहाँ कम है, कहीं बढ़ रही है तो उसका क्या डेमोग्राफिक रीजन है, वो सब देखेंगे। जनसंख्या का घनत्व देखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या कितने लोग रह रहे हैं, उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर का एक बार हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें हम लोगों को सीखना क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्या क्या उद्देश्य है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम मतलब होता है सीखना, हमको आखिर इसमें सीखना क्या क्या है, इसको पढ़ने के बाद हमको क्या आउटपुट मिलेगा, क्या हम लोग जान पाएंगे। इस चैप्टर को जब हम ख़त्म करेंगे तो आप लोगों को विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में पता चलेगा और विश्व में जनसंख्या वितरण का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जान जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में जनसंख्या घनत्व को हम लोग जान जाएंगे। साथ ही विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण क्या है, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, वो सब हम लोग जान जाएंगे। विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पूरी दुनिया में जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का वितरण है, उनको कौन कौन कारक प्रभावित कर रहा है उसको देखेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई अनपढ़ समुदाय है, जहाँ पर कि अनपढ़ नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, समझदारी का अभाव है, उस कम्युनिटी में जनसंख्या क्या है, अधिक है। एक एक लोगों को बच्चों की संख्या दहाई में है ना, दहाई नहीं है तो कम से कम 7, 8, 9 है ही ना। और उसके वनस्पत अगर आप देखेंगे जो शिक्षित समुदाय है वहाँ बच्चों की संख्या 2, 3 है ना, 1 है। बहुत पढ़ा लिखा है तो 1, 2, 3। लेकिन जहाँ 7, 8, 10 है वहाँ तो दिक्कत है। फिर जनसंख्या वृद्धि देखेंगे, उसमें हम लोग कारण देखेंगे कि क्या कारण है कि या क्या वजह है कि हम लोग धीरे धीरे विकास के लेवल पे चाइना से बहुत पीछे हैं, शिक्षा के लेवल पे, तकनीकी के लेवल पे जहाँ चाइना से पीछे हैं, वहीं तुम लोग बैठ जाओ, वहीं क्या कहते हैं जनसंख्या के लेवल में अगर अभी रिसेंट जो जनगणना होने वाली है कुछ ही दिनों में, उसमें देखेंगे कि हम लोग जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। पीछे से आ जाओ, जनसंख्या में क्या होगा, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। उन सब कारणों को देखेंगे। फिर जनसंख्या की परिवर्तनशीलता के निर्धारक, कौन कौन कारण है जो कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और साथ ही साथ जनसंख्या, विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। अवधि समझते हो तुम लोग, अवधि मतलब समय, कब वो समय आएगा या उस समय आ चुका है जबकि पूरी दुनिया की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव आप लोग देख रहे हैं ना, क्या क्या प्रभाव हो रहा है। सबसे पहला प्रभाव है कि जो पृथ्वी की स्थलाकृति है, जैसी प्रकृति हमको सौंपा गया था उस प्रकृति में डिफॉर्मिटीज आ गया है, उसमें बदलाव आया है। आज हमारे पहाड़ कट करके वहाँ पर लोगों के अधिवास का स्थान हो गया है, आवास लोग घर बना लिए हैं। जो पर्यावरण नीति जो कहती है कि 33% वन होना चाहिए, उस 33% वन न हो करके आज हमारे भारत में ही मात्र 20% वन है। वनों में जो असंतुलन आया है उस वजह से हमारे वायुमंडल में गैसों का क्या हुआ है, गैसों के वितरण में असमानता आई है।
और जहरीली गैसों से वायुमंडल भर चुका है, जिससे विभिन्न प्रकार के फेफड़े संबंधी रोग और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे कि जो भी महानगर है, दिल्ली, मुंबई, सब में जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन बहुत है, यहाँ जो जहाँ पे कल कारखाने अधिक है, उन सब जगहों पर क्या हुआ है, वो गैस चैम्बर बन गया है। अभी रिसेंट में ही हमारे जो क्या कहते हैं मिनिस्टर है, वो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो बताए, बोले कि हम दिल्ली में रहना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि यह गैस चैम्बर बन चुका है। बोले कि हम ज़्यादातर दिनों अपने नागपुर में ही रहना चाहते हैं, दिल्ली से बहुत अच्छा पर्यावरण है नागपुर का। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत देखेंगे, फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं जो है प्रमुख, उनको देखेंगे। फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। सरकार का बहुत सारा प्रचार प्रसार होता रहता है कि जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रण करेंगे। उसके लिए जो स्वास्थ्य कर्मी है विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा तो शिक्षा ही है। NCERT कॉर्नर, ये सब तो फिर क्वेश्चन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसको देखने से पहले सबसे पहले एक बार हम लोग माइंड मैप देख लेते हैं। माइंड मैप आपको पूरे समग्र चैप्टर के बारे में बता देगा कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो एक माइंड मैप पहले हम लोग देखते हैं। माइंड मैप देखिए, ये आपका बीच में चैप्टर का नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, और उसके बाद विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, ये हमारा चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है। माइंड मैप देख लेने के बाद होता है क्या, क्लियर हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि हमको देखना है इसमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ में हम लोग देखेंगे किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में, एक मिनट, ये हो रहा है क्या कि, हाँ यहाँ से देखेंगे, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अनुपात हम लोग समझते हैं ना, अनुपात जो भिन्न होता है, इसमें किस किस चीज़ का अनुपात है? प्रदेश के क्षेत्रफल में और प्रदेश के जनसंख्या में। प्रदेश का क्षेत्रफल और प्रदेश का जनसंख्या में कितना बड़ा क्षेत्र है और कितनी आबादी है। जैसे कोई 5 भाई रहता है, ठीक, 2 परिवार है, दोनों परिवार में 5-5 भाई हैं। एक परिवार में क्या है, एक परिवार में उसको रहने का जो अधिवास स्थल है वो 2 बीघे का है, उसमें 5 भाई, ठीक, 2 बीघा अर्थात 40 कट्ठा, 40 कट्ठा में 5 भाई, एक भाई को कितना आवासीय भूमि मिला? 8 कट्ठा, 8 कट्ठा मिला ना। सेम ही 5 भाई वाला एक और परिवार है, 5 भाई वाला एक और परिवार है, और उस टोटल में 5 कट्ठा जमीन है, तो एक भाई को कितना मिला? 1 कट्ठा। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक हो जाएगा? 1 कट्ठा वाला में ना। तो क्षेत्रफल और आदमी के संख्या का अनुपात, यही क्या है? जनसंख्या घनत्व। ये तो हम परिवार का एक उदाहरण दिए, इसी को जब बड़ा करेंगे तो राज्य राष्ट्र के लेवल पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि में दूसरा है जनसंख्या घनत्व का सूत्र। जनसंख्या घनत्व जो हम किसी क्षेत्र का निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा? प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। प्रदेश में कितने लोग हैं वो बटा क्षेत्रफल क्या है, ठीक। उसके बाद विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, और विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा जाता है। और 4 वर्गों में जो रखा गया, तो पहला उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, जहां बहुत अधिक जनसंख्या है, ठीक।
उच्च जनसंख्या घनत्व क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व अधिक है, अधिक लोग रह रहे हैं कम ही क्षेत्रफल में। दूसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, तीसरा कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, और चौथा प्रायः बिना बसे क्षेत्र। अब पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ लोग रह रहे हैं, बर्फ में काहे लोग रहेगा, नहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कौन कौन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है जो कि जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। पहला, प्राचीन परंपराएं। हम किसी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो सब विवाद का चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कि परिवार नियोजन नहीं कराना चाहता है ना। उनका कहना है कि जो है ईश्वर का मतलब दिया हुआ है, ईश्वर जो दे रहे हैं उसको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ क्या है, वहाँ प्राचीन परंपराएं हैं जिसके बनस्पत उनकी आबादी क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही है। एक एक माता पिता के 10, 12, 14, 15 बच्चे हैं ना। धार्मिक आस्था, धार्मिक आस्था की वजह से भी लोग बच्चों को ईश्वरीय देन समझ रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ है। फिर भाषा, ये सब भी देखेंगे कि आदिवासी समुदाय सब की आबादी कैसे बढ़ रही है। और सबसे बड़ा जो कारण है वो अशिक्षा, ठीक। और आप लोग लास्ट में कंक्लूड कर पाएंगे कि बढ़ती जनसंख्या ही कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है, कहीं ना कहीं संसाधन के अव्यवस्थित होने का कारण है ना। मान के चलिए आपकी आमदनी कितनी है और उस हिसाब से आपके बच्चे जितने हैं उसी हिसाब से ना खर्च करेगा लोग, तो ये बात देखेंगे हम लोग। और विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। भौगोलिक मतलब जो स्थलाकृति, अब जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। मैदानी क्षेत्र, और उसमें भी मैदानी में वैसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि का बहुत अधिक स्कोप है वहाँ जनसंख्या क्या होगा, अधिक होगा। अनाज बहुत अधिक है, अनाज उत्पादन है, समृद्धि है, तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। पहाड़ पर बहुत डिफिकल्टीज है, दिक्कत है, वहाँ जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। बर्फीली क्षेत्रों में जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है वहाँ जनसंख्या क्या होगा, कम होगा ना। जैसे कि वो जो नॉर्थ पोलर रीजन जो है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पे बर्फ रहता है। तो बर्फ रहता है तो वहाँ तो जनांकिकी छोड़ ही दीजिए, जनसंख्या तो लोगों की जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन जानवरों की भी जनसंख्या कम है। वहाँ जो पोलर बियर है, पोलर बियर की भी जनसंख्या हजारों में है। अगर वही मैदानी क्षेत्र रहता तब पोलर बियर की जनसंख्या बहुत रहती। मैदानी क्षेत्र में मान के चलिए कि किसी स्पेसिफिक स्थान पे बंदर है ना, कहीं एक नगर है बंदर, जैसे अयोध्या है, बनारस है, तो वहाँ लाखों बंदर है। क्यों? क्योंकि बंदर को खाना मिल जा रहा है आसानी से, उसके रहने के लिए उपयुक्त जगह है, तो उसको आबादी बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भौगोलिक कारक में देखेंगे जल की उपलब्धता जनसंख्या को प्रभावित करेगी। भू आकृति, भू आकृति में हम लोग देख ही लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी, मैदानी क्षेत्रों में अधिक होगी। उसके बाद जलवायु प्रभावित करेगा, मृदाएं प्रभावित करेगी, मृदा मतलब मिट्टी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में, अच्छा आप लोग ये बताइए, रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी कि मैदानी क्षेत्र में अधिक होगी? मैदानी क्षेत्र में। क्यों, क्या कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या कम होगा? वहाँ पानी नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। अब एक बोरा चावल कहाँ से आएगा? पानी टैंकर में आता है, लोग गैलन लगा करके लेते हैं, पूरा दिन तो आदमी पानी में कट जाता है ना। बोला न कि एक महात्मा के क्या हुआ कि उसके महात्मा का आश्रम में चेलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। तो महात्मा जी का जो मेन चेला था वो बहुत चिंतित, बोला, वो मेन महात्मा को बोला कि देखिए बाबा, चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अब क्या करें। तो पहले आश्रम में समय क्या होता है, फ्री का खाना मिलता है और टाइम टेबल रहता है खाना का, काम का कोई टाइम टेबल नहीं रहता। खाना है, आंख बंद करके ध्यान करना है या भजन करना है, बैठले रहना है, तुम्हारा मन है तुम सो भी सकते हो। और अच्छा खाना मिलता है, यहाँ भक्त लोग भी कभी कभी दान उन देते हैं। तो चेलों की संख्या क्या हुई, महात्मा जी के यहाँ बढ़ गई बहुत अधिक। तो बहुत अधिक जब बढ़ गई तो
अव्यवस्था तो होगी ही ना। जब अधिक लोग आ जाएंगे, शादी विवाह में अधिक लोग आते हैं तो अव्यवस्था होती है ना। तो मेन चेला बहुत चिंतित, मेन जो प्रबंधक चेला था, जो मैनेजमेंट देखता था, वो बहुत चिंतित। वो गया महात्मा को, बोला कि महात्मा जी देखिए, चेलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और हम लोग साधु स्वभाव के लोग हैं, किसी को जबरन भगा भी नहीं सकते हैं। तो महात्मा जी बोले, जो मेन महात्मा बोले, क्या करोगे, जब तक अनाज है खाने दो, कुछ दिन के बाद खाना नहीं मिलेगा, खाने ना पाएंगे, अपने भाग जाएंगे ना। जब जब चेला को खाना नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा चेला है, जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ उतरेगा, जो सिर्फ खाने के लिए है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उड़नछू हो जाएगा। तो ये बात। उसके बाद जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं में हम लोग प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक देखेंगे, प्रजननता, जन्म दर, ठीक है, किस प्रकार से जन्म दर बढ़ रहा है। कभी तुम लोग पूछोगे अपने घरों में, जो पुराने लोग होंगे, उस समय पूछोगे तो वो बताएंगे कि कई लोगों को 5 बच्चे हुए, 5 में से 2 नहीं रहे, 3 रहे, पुराने समय में। तो उस समय में क्या था कि जन्म दर, बच्चों का जन्म होता था, लेकिन बच्चे सरवाइव नहीं करते थे, नहीं, क्योंकि उस समय अभी जैसा बच्चा को कोई फेफड़ा उफड़ा वाला दिक्कत, तुरंत लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे डाल दिया जाता है, उसका जो शीशा वाले में रखा जाता है। तो अभी बच्चा जो जन्म ले रहा है, उसके जीवित रहने का दर क्या हुआ, बढ़ गया है। और उस समय में किसी लोग कोई महिला 5 बच्चों को जन्म दी और 2 ही जीवित रहा, 3 डेथ कर जाता था स्वास्थ्य कारणों से, उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो अभी प्रजननता, जन्म दर बढ़ा है, मृत्यु दर अभी घटा है, लोगों का लाइफ स्पेन क्या हुआ, बढ़ गया है। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि लोगों का लाइफ स्पेन बढ़ गया। अब किसी आदमी की 2-2 किडनी खराब है, 10 साल से जीवित है ना, डेली डायलिसिस हो रहा है। प्रवास को भी देखेंगे। उसके बाद विश्व में जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, और इस तथ्य में देखेंगे कि विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभागों पर मिलती है। विश्व का जो 80% समझ रहे हो ना, मान के चलो कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं, उस 100 करोड़ में 80 करोड़ कहाँ है, समुद्र तल से 500 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभागों पर। समुद्र का जो सी लेवल है, उससे 500 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग पर विश्व की 80% आबादी है। उसके बाद विश्व के लगभग 65% भूभाग पर बिना बसे क्षेत्र या अनिर्वासित क्षेत्र है। अभी भी पृथ्वी का 65% भूभाग, 65% जो भूभाग है वह अनिर्वासित है। अनिर्वासित मतलब वहाँ कोई भी रह नहीं रहा, वहाँ कोई भी नहीं रह रहा। वो कैसा क्षेत्र होगा, समुद्री क्षेत्र होगा। उसके बाद जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ बर्फ है, वो क्षेत्र होगा, ठीक। उसके बाद जो एकदम टिप पर जो ध्रुव का, जहाँ पर कि महीनों सूरज नहीं उगता, वो क्षेत्र होगा। नहीं, हम लोग देखे हैं ना कि सूरज की रोशनी जो ध्रुवीय क्षेत्र पर बहुत कम तिरछी पड़ती है, नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ बर्फ जमा हुआ। उसके बाद एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 33% क्षेत्रफल है। जिस महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हमारा भारत है एशिया में, वहाँ विश्व का लगभग 33% क्षेत्रफल है। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है उसका 33% ज़मीन कहाँ है, एशिया महादेश में। कहाँ है, एशिया महादेश में। और जबकि इसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। क्यों, क्योंकि एशिया महादेश में मैदानी क्षेत्र अधिक है। तो ये सब माइंड मैप हुआ, इतना चीज़ हम लोगों को देखना है। अब एक एक चीज़ हम लोग फिर से देखते हैं विस्तार से। और 1 मिनट, सबसे पहले परिचय। करा किसी देश की वास्तविक पूंजी उस देश में निवासित लोग हैं। निवासित और निर्वासित में अंतर होता है ना।
निवासित, यहाँ पे निवासित लिखा हुआ अर्थात निवास करने वाला, निवास करने वाला। एक सेम ही वर्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है निर्वासित, हम उसको लिखते हैं। आप लोग बताइए कि निर्वासित मतलब क्या होगा? हटा देना। और कोई? हटा देना सही है, हटा देना या निकाल देना। ठीक, निर्वासित मतलब निकाल देना ना, हटा देना। ठीक ठीक। तो किसी देश की वास्तविक पूंजी उस देश में निवासित लोग होते हैं। निवासित मतलब रहने वाले लोग। कैसे होते हैं उस देश के निवासित लोग, उस देश की वास्तविक पूंजी? हम लोग इस गांव में रह रहे हैं, तो हम लोग इस गांव के भलाई के लिए कौन सोचेगा? हम ही लोग सोचेंगे ना। हम भारतीय ही ना भारत के भलाई के लिए सोचेंगे। अंग्रेज जो आए वो हमारे भारत के भलाई के लिए सोचे, उन्होंने सोचा क्या? अंग्रेज हमारे भारत की भलाई के लिए सोचे? नहीं सोचे, क्योंकि वो क्या थे? वो यहाँ पे प्रवासी थे। प्रवासी मतलब वैसे लोग जो दूसरे जगह से आकर के रहते हैं, वो हमारे यहाँ प्रवासी थे और उनके दिमाग में था कि हमको यहाँ से लूट कर जाना है, यहाँ के संसाधनों को लूट खसोट मचाना है ना। यहाँ से मिट्टी तो नहीं ले जाता, लेकिन वो ऐसी चीज़ ले जाता जो जिसकी उगाही भी आसान थी, इसका केयरिंग क्या था? आसान था। तो सोना ले गया, रुपया पैसा ले गया ना, जो खनिज है वो ले गए नहीं। और फिर भी अंग्रेज़ का क्लेम होता है कि हम आपके यहाँ रेल बना दिए, हम आपके यहाँ विद्यालय खोल दिए। तो फिर हम उसको ट्रू करते हैं, उसको कहते हैं कि आपने रेल बनाया तो अपने लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। आपको माल की उगाही करने में दिक्कत थी, आप माथा पर तो नहीं ले जाते, इसलिए आपने ट्रेन चलाई ना। आपको यहाँ कम पैसा में आदमी चाहिए था काम करने वाला ना, आपको कम पैसा में काम करने वाला आदमी चाहिए था, इसलिए आपने क्या किए? यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को कॉलेज खोला और यहाँ के लोगों को ट्रेंड किया और फिर उसको कम पैसा में रखा। तो किसी देश की वास्तविक पूंजी उस देश में निवासित लोग होते हैं। जो वहाँ का लोकल लोग है वही वहाँ का भला चाहेगा, क्योंकि यही लोग अपने देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरे देश के लोग संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे, संसाधनों का दोहन करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तथा देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं और ऐसी नीति बनाते हैं जिससे देश का भला हो, संसाधन का सही उपयोग हो और संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव होता है तथा मानवों का समूह जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। मानवों का समूह जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। मानव सबसे अधिक प्रभावित करता है भूगोल को। भूगोल मतलब पृथ्वी को मानव सबसे अधिक प्रभावित करता है। मानव को जरा सी गर्मी लगती है ना, तुरंत एसी लगाता है। वह यह नहीं समझता है कि एसी से जो ये हानिकारक गैसें निकल रही है वो वायुमंडल को कितना प्रभावित कर रही है, जिससे हमारा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का क्षय हो रहा है और ओजोन के क्षय होने से अल्ट्रावायलेट रेज ये सब क्या हो रही है? पृथ्वी पर आ रही है, जिससे स्किन कैंसर जैसी खतरनाक और घातक बीमारी हो रही है। तो किसी देश की जनसंख्या के स्थानिक अध्ययन, स्थानिक अध्ययन मतलब, स्थानिक मतलब क्या होता है? स्थान विशेष, स्थान विशेष। स्थानिक अध्ययन के लिए मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, घनत्व तथा वृद्धि के अतिरिक्त लिंगानुपात, लिंगानुपात समझते हो क्या होता है? वो तो डाटा है। लिंगानुपात क्या है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अनुपात मतलब बटा, एक तुलनात्मक चीज। लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है? एक चीज आप लोग बताइए, कोई स्वस्थ समाज लिंगानुपात में कब अच्छा कहलाएगा? जब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर होगी, या लड़कों अधिक भी नहीं होगी, बराबर होगी ना। अधिक हो जाएगी, अधिक भी नहीं कर सकते ना, बराबर होगी। लेकिन
वर्तमान स्थिति क्या है? कहाँ 912 14, कहाँ 1000 लड़का, ऐसा क्यों है? शिक्षा के अभाव में लोगों के दिमाग में यह मानसिकता है कि लड़की कमज़ोर है, लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़की मेरे ऊपर बोझ है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? दूर किया जा रहा है। अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो क्या है? लड़की है, महिला है। लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही है। अभी एक ऐसा प्रदेश जो कि कई मायनों में पिछड़ा हुआ था, उनको एक लड़की बहुत आगे ले गई, ममता बनर्जी। नहीं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जब लोग शिक्षित होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। नगरीय ग्रामीण जनसंख्या तथा कार्यशील जनसंख्या जैसे पक्षों का अध्ययन सम्मिलित है। आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे हम लोग देखेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप ये सब।